आज से हम अष्टांग हृदय के सेकंड चैप्टर का जो कि दिनचर्या अध्याय है उसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी तक अपन ने जो है वो सूत्रस्थान कंप्लीट किया था। सूत्रस्थान में अपन ने जो है वो आयुर्वेद के निर्णय यानी कि कंक्लूजन्स देखे। अभी हम यहाँ से दिनचर्या अध्याय जो है उसका शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दिनचर्या का मतलब क्या है। तो दिन यानी कि डेफिनेटली डे, और चर्या यानी कि उसको बिताने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो। तो पूरे दिन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए, जो हमारे आयुर्वेद का उद्देश्य है उसके लिए। आयुर्वेद का क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, यानी कि स्वास्थ्य को बचाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक हमको क्या क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको दिनचर्या में मिलेगी। अभी जो सबसे पहला काम है जो अपने को दिनचर्या अध्याय के सबसे स्टार्टिंग में करना है, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि दिन कहाँ से शुरुआत हो रही है। तो दिन की शुरुआत आपकी सुबह से ही चालू होती है, क्योंकि सुबह तक तो जो है वो रात होती है, तब तक हम सोते हैं, तो हमारे दिन की शुरुआत सुबह से होती है। तो जो काम एक्चुअली चालू होता है वो सुबह से ही चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए सुबह उठने के वक्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि सुबह उठना ही कब चाहिए, क्योंकि सुबह बोले तो 4 बजे भी सुबह होती है, 6 बजे भी सुबह होती है, 8 बजे भी सुबह होती है, और 12 बजे तक सुबह ही चलती रहती है। तो कभी भी उठेंगे तो चलेगा क्या? तो ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहला श्लोक जो दिनचर्या का महर्षि वाग्भट ने दिया है वो ये है कि ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठ, कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षणार्थम आयुष, कि अगर स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और उठने के बाद में क्या करना चाहिए? शरीर चिंताम निर्वर्तय कृत शौच विधिस्तत्, यानी कि शरीर की जो चिंता है या जो चिंतन है वो करना चाहिए। कि उठने के बाद में पहले ये देखना चाहिए कि शरीर के अंदर सब सही है नहीं है, कहीं नींद के समय कुछ मेरे को लग तो नहीं गया, या शरीर के अंदर की क्या स्थिति है, खाना जो रात को खाया था वो पच गया है या नहीं पच गया है, कि अभी भी अपचन ही हो रहा है, और सोना चाहिए क्या, नींद पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है। ये सब चीज़ें नींद में से उठने के बाद में सोचना चाहिए। शरीर चिंता निर्वर्तयत, यानी कि शरीर की चिंता करते हुए या शरीर का चिंतन करते हुए ये देखना चाहिए। और फिर बाद में उसके बाद में अगर खाना प्रॉपर्ली पच गया है और अगर आपको शौच के लिए जाना है तो आप शौच विधि उसके बाद कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम उठने के बाद में सुबह में इतना सब सोचते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम चाहिए, अगर आपको अपने हेल्थ को बना के रखना है तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते ही तुरंत खाने पीने को लग जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुबह उठते ही तुरंत जिम को चले जाते हैं, ये देखते भी नहीं, या शौच विधि का उनका कोई टाइमिंग नहीं होता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही क्यों है, क्यों दूसरे टाइम में नहीं उठना है, क्यों महर्षि वाग्भट ऐसा बोल रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता कब है। तो सबसे पहले हेल्थी पर्सन शुड गेट फ्रॉम बेड एट ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज़ बिफोर डॉन और अराउंड 45 मिनट्स बिफोर सनराइज, अराउंड 5 to 6 AM। तो सुबह 5 से 6 बजे के आसपास जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लास्ट 3 आवर्स ऑफ द नाइट, 3 AM से 6 AM तक जो समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त को यही टाइम क्यों दिया गया है या इसको यही क्यों कहते हैं? तो ये हमारे शास्त्रों का निर्णय है कि इस समय जो ब्रह्म है, ब्रह्म यानी कि क्या, तो हमने एक लेक्चर में देखा है कि उत्पत्ति स्थिति लय में से जो स्थिति का पार्ट है, जो उत्पत्ति स्थिति लय का ये जो क्रम चल रहा है, उस क्रम में जो उत्पत्ति का पार्ट है वहाँ से पूरा लय तक जो है ये अवस्था चलती है। तो इसमें ब्रह्म, ये तीनों ही अवस्थाओं को ब्रह्म कहा जाता है। ये पूरी आप जो यूनिवर्स देखते हैं वो इन तीनों के अंदर ही चल रहा है, और इसी पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो वो जो मुहूर्त है जिसमें सब कुछ चालू होता है और जिसमें ख़त्म भी जो है वो सब कुछ होता है, यानी कि रात होती है, रात को जो है वो सब सो जाते हैं और फिर हमें सुबह सब चालू होते हैं। तो दोनों के बीच का जो आवर है उसको ब्रह्म कहते हैं, इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त है। अभी
कीपिंग इन व्यू द कंडीशन ऑफ हिज बॉडी द इंडिविजुअल शुड पास यूरिन एंड फेसिस, वो ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया। तो अभी ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। तो हमारा साइंस जो है वो कुछ इसके बारे में अपने को एक जनरल आइडिया देता है कि देयर इज़ अ नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का एक पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि आपका जो है वो नेचुरली इस समय में रिलीज़ होता है, विच इज़ द सिक्रीशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया है कि एक आदमी है, उस आदमी के यहाँ पे तीसरी आँख है। तो हमारे इंडियन कल्चर में थर्ड आई जिसको हम कहते हैं वही एग्जैक्ट लोकेशन पीनियल ग्लैंड का है। तो ये पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है जिसको हम मेलाटोनिन कह रहे हैं वो क्या करता है, वी वांट टू मेक द यूज़ ऑफ दिस बिकॉज द पीनियल ग्लैंड इज सिक्रीटिंग एट इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त। हमारा साइंस ये कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पीनियल ग्लैंड का ये जो सिक्रीशन होता है जिसको हम मेलाटोनिन बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है, विच मीन्स यू कैन स्टेबलाइज। और ये हार्मोन जो है वो क्या क्या काम करता है, जब हमको इसका पता चलेगा तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे शास्त्रकार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने को क्यों कह रहे हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो उसके जनरल फंक्शन देख लेते हैं कि इट हैज़ लॉन्ग बीन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ स्लीप वेक साइकिल। ये जो हमारी साइकिल है, समय पे सो जाना या समय से उठ जाना, इस साइकिल को रेगुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है, आपका मेलाटोनिन हार्मोन करता है। जानवरों में यानी कि उसमें हम भी आ गए, उसमें ये मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन इज़ इन्वॉल्व इन सिंक्रोनाइजिंग सर्काडियन रिथम्स। जो हमारे शरीर के अंदर सर्काडियन रिथम होती है कि रात को सो जाना, सुबह जाग जाना, फिर बाद में इस प्रकार की जो साइकिलिक चीज़ें हैं जो हमारे साथ में होती है, इन सब को रेगुलेट करने का काम मेलाटोनिन का होता है, इंक्लूडिंग स्लीप वेक टाइमिंग। और ये जो हमारा समय होता है कि हम कब जागेंगे या कब उठेंगे, इसको भी सेट कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का काम कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो उसे कम करता है, अगर कम है तो उसे बढ़ाता है। इस प्रकार से उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, मेलाटोनिन हार्मोन करता है। इन कंट्रोल्स ऑफ सीजनल रिथमिसिटी इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, फैटनिंग, मोल्टनिंग और हिबरनेशन। तो ये एनिमल्स में कुछ पार्ट होते हैं कि उनके रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है, फैटनिंग का जो टाइम होता है, मोल्टिंग का टाइम है, हिबरनेशन का टाइम है। तो ये सब टाइमिंग कौन डिसाइड करता है, अपना मेलाटोनिन हार्मोन ही डिसाइड करता है। तो अगर ये मेलाटोनिन हार्मोन जब सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है, अगर उस समय आप जागरूक अवस्था में रहेंगे तो उसका आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं या वो आपको सबसे ज़्यादा काम में आएगा। इसलिए उस समय जल्दी उठना चाहिए तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। वरना नींद में आप सपोज़ सुबह का समय है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ हो रहा है और आप सुबह में सो के जो है वो ऐसे डरावने सपने देख रहे हैं या आपको डरावने सपने आ रहे हैं। तो सपोज़ सपने में कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो अगर सपने में अगर आप कुत्ता आपके पीछे पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने वाला है। तो ऐसे में अगर आप सुबह सोए हैं तो मेलाटोनिन कितना भी रिलीज़ हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए उस समय जागरूक अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि प्लांट्स में वो क्या करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्लांट्स मर जाते हैं तो वो उसे भी कम करता है। तो आप देख रहे हैं कि जनरली एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दोनों में ही आपका जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो रक्षा का काम कर रहा है। इसीलिए बोला गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो है वो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में सुबह में रिलीज़ होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप ब्रह्म मुहूर्त होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप वो बता रहे हैं वो है दंत धावन, यानी कि क्लीनिंग ऑफ टीथ। अभी क्लीन टीथ विद एनी ऑफ द ट्विक ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स। यहाँ पे आपको ये श्लोक दिखेगा, अर्क न्यग्रोध खदीर करंज कुकुबादी जम परातर भुक्त्वा च मृदु अग्रम कषाय कटु तिक्तकम। यानी कि ये प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहला तो जो है वो अर्क है, फिर वट है, फिर खदीर है, फिर करंज है, फिर कुकू है। इसके लैटिन नेम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम कैसे होते हैं, कषाय कटु तिक्त। तो आपने देखा होगा कि कषाय कटु तिक्त रस जो होता है ये कफ को क्या करता है, कम करता है। और हमारा जो कफ का स्थान है वो ऊर्ध्व जत्रुगत ही होता है। तो इसीलिए जो सोने की वजह से, निद्रा की वजह से जो कफ बढ़ गया रहता है उसे कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दंत धावन करना पड़ता है। लेकिन वो दंत धावन कैसे रसों का होना चाहिए जिससे कफ भी कम हो जाए और आपके दांत भी साफ हो जाए। तो ये प्लांट्स जो है इनका क्या लेना है, ट्विग्स लेना है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो इस पर बता देता हूँ कि दंत धावन कैसे करते हैं।
तो ये देखिए, ये वीडियो है जिसमें इस बच्चे को यहाँ पे दंत धावन कराया जा रहा है। ये उन्होंने ट्विक्स ली हुई है और वो ट्विक्स से वो बच्चा देखो कैसे दंत धावन कर रहा है। तो ये पहले के ज़माने में जो है वो ब्रशेस नहीं हुआ करते थे, तो लोग इस प्रकार से दंत धावन करते थे। अभी ये दंत धावन करने से बहुत सारी चीज़ें जो है, देखिए वो जीभ भी साफ़ कर रहा है उस ट्विक से। दंत धावन करना और जीभ साफ़ करना दोनों ही इस चीज़ से हो जाता है। अच्छा, वो जो लकड़ी है जिससे वो दांत घिस रहे हैं, उसे आपको चबा चबा के पहले सॉफ्ट कर देना है और एकदम आराम से, मसूड़ों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ से खून वगैरह नहीं निकलना चाहिए। इस प्रकार से आपको दंत धावन करना है। तो अभी अपन ने देखा कि दंत धावन कैसे करते हैं, तो उसमें क्या क्या रूल्स है कि दंत धावन कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या रूल्स है, लकड़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसका यहाँ पे कुछ रूल्स दिया हुआ है। कनिनियम अग्रसम स्थौल्यम, स्थौल्य यानी कि मोटापन, तो वो कैसा होना चाहिए, कनीनीय यानी कि आपकी जो लिटिल फिंगर होती है, उस लिटिल फिंगर की जितनी हाइट अपना विड्थ है, उतना ही विड्थ जो है वो आपका किसका होना चाहिए, जो आप दातुन यूज़ कर रहे हो उसका होना चाहिए। प्रगुणम द्वय दशांगुलम, और वो कितनी बड़ी होनी चाहिए, 12 अंगुल होनी चाहिए। लेंथ उसका कितना होना चाहिए, 12 अंगुल होना चाहिए। और वो मेथड क्या है कि द टिप ऑफ द ट्विग शुड बी चूड अ लिटिल टू मेक इट एज ब्रश। भक्षयेत दंत पवनम दंत मांसान अबाधयन, कि उसको इस प्रकार चबाना है कि आपके जो दंत मांस है, दंत मांस यानी कि आपके जो मसूड़े हैं, वहाँ पे अबाधयन यानी कि वहाँ पे कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई इंजरी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको उसको चूई करना है। तो जैसे अपने वीडियो में देखा कि वो आदमी जो है वो उसे एकदम आराम से चबा रहा था और उसे जो है वो ऐसे चबा रहा था कि उसके जो दांतों के आसपास में चमड़ी है उसे कोई तकलीफ़ ना हो। फिर बाद में क्या करना है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब आपको जो है वो दातुन नहीं करना है। तो भक्षयेत दंत धवनम, यहाँ पे श्लोक में भी लिखा है भक्षयेत दंत धवनम न आद्यम अजीर्ण वमथु श्वास कास ज्वर अर्दित तृष्णायास पाक हृन् नेत्र शिरः कर्णामयी चतत। तो अभी अपन इसे डिटेल में देखेंगे कि ये जो श्लोक यहाँ पे दिया है वो क्या है। द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स शुड नॉट टीथ ब्रशिंग, ये लोग जो है उनको दातुन नहीं करना चाहिए जो वहाँ पे झाड़ बताए हैं उससे। तो कैसे, तो अजीर्ण वाला जो रहेगा, पीपल सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन, जिसको अजीर्ण है उसे जो है वो दातुन नहीं करना चाहिए। वमथु, अभी अजीर्ण जब होता है तो उस समय क्या है कि खाना जो होता है उसे पाचन होने में समय लग रहा होता है। तो अगर उस समय अगर आप दातुन करते हो या उस समय अगर आप ब्रशिंग करते हो तो इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है। तो सपोज़ फॉर एग्जांपल आपने काजू बादाम पिस्ता खाया हुआ है और आपने ब्रशिंग वो पचा नहीं है अच्छे से और आपने ब्रशिंग कर दिया, तो इतना महंगा चीज़ जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से नीचे चला जाएगा और वो फिशेस बन जाएगा। तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो आपको मिलेंगे ही नहीं। इसलिए अजीर्ण में कभी भी अगर खाना अच्छे से नहीं पचा है तो आपको वहाँ पे टूथब्रश जो है वो यूज़ नहीं करना है। वमथु यानी कि वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आपको ब्रशिंग वगैरह नहीं करना है, क्योंकि उससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेशन होने की वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा आ सकती है। श्वास रहेगा, डिसपनिया यानी कि श्वास वगैरह रहेगा, तो उसमें भी आपको जो है वो दातुन वगैरह नहीं करना है। तो अभी कोविड में ऐसा बहुत बार हो रहा था कि जिन पेशेंट को मास्क लगाया हुआ है, श्वास की बहुत तकलीफ़ है, खांसी वगैरह आ रही है, तो उन पेशेंट को जब भी हम दांत वगैरह साफ़ करवाते थे तो वो ऑक्सीजन मास्क हटाना पड़ता था। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन मास्क हटाते थे वैसे ही उनको जो है वो सांस लेने में और दिक्कत होने लगती थी और उतने टाइम में दातुन अच्छे से हो भी नहीं पाता था। तो इसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ होती थी। तो ये भी एक यहाँ पे प्रैक्टिकल कारण है कि श्वास के रोगों को दातुन नहीं करवाना चाहिए। कास के रोग, कफिंग है, तो कफिंग जो है वो वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से और स्टिमुलेट हो सकती है। तो इसीलिए कास जो है उसमें भी अपने को जो है वो अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना, खास करके ऐसे चबा चबा के। लेकिन आजकल जो है वो लिस्टरीन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो कि उसमें बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ मेंथॉल होता है। तो वो क्या होता है कि आप उससे जो है वो माउथ फ्रेशनर एज यूज़ कर सकते हैं, उसके जो है वो आप गार्गल्स कर सकते हैं। तो आज गार्गल्स आ गए हैं, इसलिए ये टूथ ब्रशिंग के लिए ये अपन फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से टूथब्रश यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो सपोज़ फीवर रहेगा तो उसमें भी आपको जो है वो ऐसे टूथब्रश नहीं करना है। फेशियल पैरालिसिस रहेगा तो उसमें अपने को जो है वो
दंत धावन नहीं करना है। तो फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगर सपोज़ हम दांत की जगह पे, अगर दांत के ऊपर जो चमड़ी होती है सॉफ्ट, उसे अगर मसूड़े होते हैं उसे अगर हम घिस रहे हैं तो वहाँ पे इंजरी हो जाएगी, लेकिन पैरालिसिस होने की वजह से हमें वो पता नहीं चलेगा और वहाँ पे अपने को इंजरी बढ़ जाएगी। फिर बाद में एक्सेसिव थ्रस्ट लगे, बहुत सारी प्यास लगे, तो उस समय अपने को दंत धावन नहीं करना चाहिए। फिर अगर अल्सरेशन ऑफ माउथ है तो वहाँ पे अपने को दंत धावन थोड़ा आराम से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अल्सरेशन है और अगर आप उसे घिसोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, अल्सर्स बढ़ जाएंगे। हार्ट डिजीज़ है तो वहाँ पे भी आपको जो है वो ये ट्रेडिशनल वे ऑफ दंत धावन है उसे नहीं करना है। अभी ये क्यों ऐसा नहीं करना है, तो प्रोबेबली इसमें एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने की वजह से हार्ट बीट बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आ सकता है। फिर नेत्र शिरः कर्णामयी डिजीज़ ऑफ आइस, हेड एंड ईयर्स, इसमें जो है वो अपने को दंत धावन नहीं करना है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस है जो वाघभट जी ने ऑब्जर्वेशन, उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर अपन ये बीमारी में दंत धावन नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट श्लोक जो है वो अंजन के बारे में है कि जब दंत धावन हो जाता है तो उसके बाद अपने को क्या करना है, तो उसके बाद अपने को जो है वो आँखों में काजल लगाना है। तो काजल को यहाँ पे अंजन कहा गया है। सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणोस ततो भजेत, कि सौवीर अंजन जो होता है वो आपको हर रोज़ लगाना है आँखों में। चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम, और क्यों ऐसा करना है कि जो आँखें होती हैं उसके अंदर तेज महाभूत प्रदान होता है, और वो तेज महाभूत प्रदान जो होता है उसको किसका भय होता है, श्लेष्म यानी कि कफ का भय होता है। तो इसीलिए ऐसे कफ का जो है वो स्राव बार बार हो जाए आँख से बाहर तो अच्छा है, इसलिए आपको नित्य रूप से क्या करना है, सौवीर का अंजन करना है। और 7 रातों में एक बार जो है वो श्रावणार्थ यानी कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कफ वहाँ पे जमा होता है उसको निकालने के लिए रसांजन का प्रयोग करना है। तो रसांजन एक्चुअली क्या होता है कि एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ बेरेबेरिस एरिस्टाटा, दारू हरिद्रा का जो है वो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है। जो रसांजन बनाने की पद्धति आप वैशज्य रत्नावली में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो इसे 1 हफ्ते में एक बार लगाना है। मार्केट में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी है तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आंखों में अगर सिक्रीशंस जमा हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे स्वेलिंग लेके आते हैं, और स्वेलिंग अगर एक बार हो जाती है तो फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए उससे बचने के लिए आपको हमेशा क्या करना है, अंजन करना है। फिर नेक्स्ट जो श्लोक उन्होंने बताया है ततो नावन गंडूष धूम तांबुल भागवत, तो उसके बाद में अपने को एक बार काजल लगा के हो जाए तो उसके बाद नावन करना है, फिर गंडूश करना है। गंडूश यानी कि मुंह में जो है वो तेल या पानी जो है वो पकड़ के रखना है। फिर धूम लेना है, धूम यानी कि औषधियों को जो है वो जलाने के बाद में जो उसके फ्यूम्स आते हैं उसको अपने को इनहेल करना है। तांबुल यानी कि जो है वो सुपारी वगैरह का जो है वो सेवन करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा एक यहाँ पे सीक्वेंस अपने को बताया है कि अगर आप ये करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसमें से देखिए यहाँ पे लिखा है कि तांबुल किसको किसको नहीं खाना है, सुपारी जो है वो किस किस को नहीं खानी है, तो क्षत यानी कि जिसको बहुत सारी इंजरीज़ हैं, पित्ताशय जो पित्त प्रकृति का या जिसका रक्त दूषित है, रुक्ष जो बहुत रूखा है जिसमें जो डिहाइड्रेटेड है, और चक्षुणाम यानी कि जिसको चक्षु रोग है, विष, मूर्छा, इन सब चीज़ों से यानी कि जो जिसको पॉइजन दिया गया है, जो बेहोश हो जाता है बार बार, मदार्ता नाम यानी कि जो अल्कोहलिक है, और अपथ्य शोषिणाम, शोषिणाम यानी कि जिसको ट्यूबरक्लोसिस जैसी क्रोनिक बीमारियां जिसकी वजह से उसके सारे मसल्स वेस्ट हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें जो है इनको आपको क्या करना है, ये तांबुल सेवन नहीं करवाना है, बाकी चीज़ें आप सब करवा सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि नस्य में क्या होता है कि हमको दवाइयाँ जो होती है वो दोनों नाक में डालनी होती है, तो उसमें मिल्क, हर्बल डिकॉक्शन, हर्बल ऑयल्स कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। गंडूश यानी कि मुंह में जो है वो गार्गलिंग करना, तो उसमें वार्म वाटर, मिल्क, हर्बल डिकॉक्शन, हर्बल ऑयल अपन यूज़ कर सकते हैं। धूम में इन्हेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम हर्ब्स एंड स्पाइसेस शुड बी डन, तो वो अपने यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुराना प्रैक्टिस है, आपने देखा भी होगा बहुत बार कि बच्चों को कभी कभी दमा हो जाता है तो मम्मी जो होती है वो अजवाइन को जो है वो सेक के तुरंत उसे सूंघने कहती है, तो ये एक प्रकार का धूम ही है। तो ये लोग जो हैं जिनको वुंड्स है, जिनको ब्लीडिंग डिजीज़ है, ड्राइनेस है, रेडनेस ऑफ आई है, पॉइजनिंग है, रिपीटेड अनकॉन्शियसनेस है, और इंटॉक्सिकेशन है यानी कि अल्कोहल का, और ट्यूबरक्लोसिस जिनको है उनको जो है वो
बीटल लीफ जो है वो अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीटल लीफ जो होता है वो शरीर को क्या करता है, लंघन करता है, कम करता है, और ये सब चीज़ों में अपने को शक्ति का, ताकत का, बल का ज़रूरत होता है, तो इसलिए अपने को बीटल लीफ यहाँ पे नहीं लेनी है। नेक्स्ट आप देखोगे अभ्यंग। अभ्यंगम आचरित नित्यम सहजराश्रम वाता। इसके बाद में अपने को अभ्यंग यानी कि मालिश करना है। तो मालिश हम क्यों करेंगे और इसको कैसे करना है, हर रोज करना है। क्यों? ताकि जरा यानी कि बुढ़ापा और श्रम जो थकान होती है उससे अपने को राहत मिले, और ऊपर से ये वात यानी कि वात को भी कम करता है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट्या आयु स्वप्न सु त्व दाढ़र्य।